ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम का पहला डेरिवेशन। आज का टॉपिक है हमारा गॉस थ्योरम का सेकंड डेरिवेशन, जिसमें हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक, जैसा कि हेडिंग बता रही है, अगर आपके सामने कोई ऐसा प्लेन शीट हो और वो प्लेन शीट यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए, और उसकी हमें अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, हमें आज वो देखना है। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर वो प्लेन शीट ली है और उस पर हमने मान लिया है कि उसका पॉजिटिव चार्ज है। मान के चलिए ये वो प्लेन शीट है और इस पर मैंने मान लिया है कि बोथ साइड, दोनों तरफ कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। एक तरीके से ऐसा मान लीजिए जैसे आपका ये रजिस्टर का पेज है ना, तो जो पेज है वो आपकी प्लेन शीट है, उस पेज के दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। और ये मैंने 3D डायग्राम बनाया है, तो समझ लीजिए एक तरीके से पेज है। तो मान के चलिए ये आपकी नोटबुक है, मान के चलिए ये नोटबुक है। तो इस नोटबुक में ये आपका जो पेज है, एक पेज ये प्लेन शीट है, इसको मैंने 3D में ही बनाया हुआ है यहाँ पर। ये प्लेन शीट है, तो जिसके लेफ्ट और राइट साइड, दोनों साइड में क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। क्लियर? मुझे ऐसे चार्ज डेंसिटी, अच्छा इसकी चार्ज डेंसिटी को क्या माना है, क्योंकि ये सरफेस पर मौजूद है इसलिए इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी होगी, सिग्मा पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जो कि क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। एक ऐसा प्लेन शीट जिस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और उस पॉजिटिव चार्ज के लिए कौन सी डेंसिटी लगाएंगे, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे। और वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया। अब एरिया की बात अलग है, अगर वो स्क्वायर पेज है तो आप साइड इनटू साइड लगाएंगे, रेक्टेंगल पेज है तो लेंथ इनटू ब्रेथ लगाएंगे, जैसा शेप होगा वैसा लगाएंगे। क्या, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे क्या करना है, इस प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्या किया, जैसा हमने पहले डेरिवेशन में किया था वैसे फिर हम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले फॉर्मूला बेस एक फॉर्मूला निकालेंगे फ्लक्स के लिए, टोटल फ्लक्स क्या निकल के आ रहा है, फिर एक निकालेंगे गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग। जब दोनों के फॉर्मूले आ जाएंगे फिर हम उनके LHS को कंपैरिजन करके RHS को कंपेयर करेंगे और उससे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर है बात? तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन शीट के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसके लिए गॉसियन सरफेस जो माना है वो माना है सिलिंड्रिकल सरफेस। कैसा माना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, कुछ ऐसा जो इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है, प्लेन शीट को क्रॉस कर रहा है। ठीक, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब एक बात बताएं, एक सिलिंड्रिकल के लिए कितने, सिलिंड्रिकल जब सरफेस होता है कितने सरफेस है इसके, ये भी तो सिलिंड्रिकल है, इसके कितने सरफेस हैं। जैसे ये सिलिंड्रिकल सरफेस बनाया मैंने, ऐसे ये भी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। कितने सरफेस है टोटल, कितने, 3, 1 2, तीसरा कर्वेचर वाला, तीनों हो गए, 1 2 तीसरा कर्वेचर। तो हम जो फ्लक्स निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका भी निकालेंगे EDS cos थीटा, इसका भी EDS cos थीटा और इसका भी EDS cos थीटा निकालेंगे, तीनों का निकालेंगे। अच्छा, अगला सवाल, जरा ये बताएं कि ये पहले और दूसरे सरफेस पे ये जो एरिया है एक ही होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा भाई। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपने लिया है तो इधर भी एरिया पाई आर स्क्वायर वही रेडियस का होगा और इधर भी वही रेडियस का होगा। क्लियर है बात, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब आते हैं तीसरे सरफेस, यही तो है तीसरा सरफेस। ये जो EDS cos थीटा है, जो आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, तो चलिए वो लिखते हैं, क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस केस में क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, तीन सरफेस हैं तो मैं तीन सरफेस के लिए लिखता हूं EDS1 cos थीटा प्लस EDS
2 ले लेता हूँ cos थीटा प्लस EDS 3 cos थीटा। जरा बताएंगे कि पहले वाले सरफेस के लिए थीटा कितना आ रहा है? ये एंगल किसके बीच में था? E और ds के बीच में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। इस प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आ रही है? इधर ही तो आएगी, आउटवर्ड। और इस साइड के लिए कहाँ आएगी? इस तरफ आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती है? आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अच्छा, एरिया वेक्टर की क्या आएगी? पहला वाला सरफेस हमें मान लिया ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा वाला जो है वो कर्वेचर वाला है। बताइए पहले वाले के लिए E और ds के बीच में कितना एंगल आ रहा है? कितना आ रहा है? पहला वाला सरफेस यही है ना, और दूसरा ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। पहले वाले सरफेस के लिए बताएं E और एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। क्यों? पहले वाले का ds1 आएगा तो इधर ही, दूसरे वाले का ds1 आएगा तो इधर ही। तो इसका एंगल भी क्या बनेगा? थीटा 0, और इसका भी एंगल क्या बनेगा? थीटा। लेकिन ये तीसरे वाले 90, ये वाला क्या बनेगा? थीटा 90 बनाएगा, क्योंकि इसका ds जाएगा नीचे की तरफ ऐसे। तो इसके लिए यहाँ आएगा cos 0, यहाँ आएगा cos 0, लेकिन यहाँ आएगा cos 90। यहाँ cos 0, यहाँ cos 0, इधर cos 90। तो अब इस ds1 का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, अच्छा दोनों एरिया सेम ही है तो मैं दोनों को ds1 लिखूंगा, ठीक है। ये आ गया पहले वाले का, प्लस cos 0 लिखूं या आप समझ चुके? चलो लिख दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ एक लाइन में। पहले वाले का आ गया है cos 0 प्लस दूसरे वाले का आ गया है cos 0, और लास्ट वाले का आ गया है cos 90 डिग्री। cos 90 का आंसर कितना आता है? cos 90 0। तो वो काम खत्म, बचा क्या? सिर्फ ये दोनों बचेंगे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बचेंगे। अब इस एरिया वेक्टर का ये ds1 का जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? पूरा एरिया आ जाएगा। जब ds1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? पूरा एरिया आ जाएगा। और उस एरिया को मैंने क्या माना है? यहाँ पर कैपिटल A माना है। क्या माना है? और यहाँ पर भी दूसरे वाले के केस में भी क्या आ जाएगा? कैपिटल A आ जाएगा, प्लस लास्ट वाला 0। वो लास्ट वाले का आंसर 0। ये आ गया मेरा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा, EA प्लस EA क्या आ जाएगा? डबल EA। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हमें लगानी गॉस थ्योरम। तो ये फॉर्मूला तो हमने लगा लिया फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक EDS cos थीटा और दूसरा गॉस थ्योरम वाला Q/ε0। अब हमें क्या करना है? अब गॉस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाना है। तो हमने क्या किया? गॉस थ्योरम का यूज किया। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, गॉस थ्योरम होती क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जो भी क्लोज सरफेस है आपका, उसके थ्रू जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम, यानी कि Q/ε0। अब जरा ये बताएंगे कि इस केस में क्या एडिटिव भी कर पाएंगे आप चार्ज की? 1 2 4 लो तो 1 2 3 4 जोड़ लें आप? नहीं, इनफिनिटली यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिट प्लेन शीट है, तो इसका मतलब है आप काउंट तो कर नहीं पाएंगे। तो जब आप काउंट नहीं कर पाते तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डेंसिटी। जब चार्जेस की संख्या फिक्स नहीं होती तो हम क्या करते हैं? डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और इस केस में डेंसिटी कौन सी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू Q/एरिया। अब जब सिग्मा इक्वल टू Q/एरिया होता है तो जरा बता सकते हैं कि Q बराबर क्या आ जाएगा?
सिग्मा इनटू एरिया। इस वैल्यू का इस्तेमाल हम करने वाले हैं वहां, क्योंकि उसने पूछा है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिस्टम। तो नेट चार्ज तो पूरा का पूरा चार्ज आएगा। अब पूरा का पूरा चार्ज कौन समेटेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी समेट सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, क्यू की जगह क्या रखा, क्यू की जगह क्या रखा, सिग्मा एरिया और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया आपका दूसरा फार्मूला फ्लक्स का। तो एक फार्मूला बेस्ड आया डबल ईए और एक आया गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। दोनों के LHS इक्वल है। अगर दोनों के LHS इक्वल है तो इसका मतलब दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। तो मैंने क्या किया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को जब मैंने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, हमें दिखाई दिया कि LHS सेम है, तो इसका मतलब RHS भी सेम होंगे। तो हमने क्या किया, RHS को सेम किया। डबल ई इक्वल टू आ जाएगा आपका सिग्मा एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एरिया गया तो बचा गया सिर्फ इनटू का 2, ये जाएगा फिर अपॉन में, तो बचेगा क्या आपका फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्लियर? अब जानने वाली बात, अच्छा कौन क्या क्या है, एप्सिलॉन क्या, ये क्या है आपका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे कहते हैं चार्ज अपॉन एरिया। ध्यान रखना, एरिया का फॉर्मूला क्वेश्चन बताएगा, न्यूमेरिकल बताएगा आपका। अगर रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड, ट्राइंगल भी आया तो 1/2 बेस इंटू वाई। वो डिपेंड करता है, जैसा क्वेश्चन है वैसा एरिया का फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दूसरा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, वो भी वैक्यूम की, वो भी वैक्यूम की, और इसकी वैल्यू दी हो या ना दी हो आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो वैल्यू, वैक्यूम के लिए ये वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻, यूनिट और बता दीजिए। तो मैंने हिंट बताई थी पहले, के की वैल्यू आपको पता है कूलम्ब कांस्टेंट की, उसका उल्टा कर दीजिए। कूलम्ब कांस्टेंट की जो यूनिट थी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपकी यूनिट आ जाएगी। उसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर और अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर ऊपर, नीचे आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर माइनस, ये आ जाएगा। क्लियर है बात? अगली बात इंपॉर्टेंट जानने वाली, हमने जब पहला वाला डेरिवेशन किया था जिसमें था आपका इन्फिनिटली चार्ज स्ट्रेट वायर, तो वहां पर फॉर्मूला क्या आया था आपका, E = ये K × 2 λ/r। याद आया कुछ, कल ही किया था हम लोगों ने ये। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस फॉर्मूले में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? इस फॉर्मूले में यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी E और R के बीच में इनवर्स ग्राफ बनेगा। जरा इस फॉर्मूले में देखें, क्या इस फॉर्मूले में R है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर E R पर इंडिपेंडेंट है। यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिपेंडेंट है किसके, R के। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, वो सिग्मा, वो भी डायरेक्टली। अगर सिग्मा ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, सिग्मा कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। दूसरा किस पर डिपेंडेंट है, मीडियम पे। मीडियम मतलब अगर वैक्यूम में है तो कांस्टेंट है भाई, बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अगर डाइलेक्ट्रिक आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इनटू करेंगे तो वो कहाँ जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। क्लियर? यानी कि कहने का मतलब, अगर वैक्यूम की जगह कौन आ गया, डाइलेक्ट्रिक, मीडियम, तो हम एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन, बस क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। और फिर एप्सिलॉन का फॉर्मूला आप भी जानते क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर।
क्लियर है? तो मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ, पहले डेरिवेशन हमने किया था जब हमने यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वगैरह का निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था ये, जिसमें हमने पढ़ा था कि E इनवर्सली इक्वल टू R है और ग्राफ कैसा बनेगा, इनवर्स ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? लेकिन जैसे ही हमने इस प्लेन शीट के लिए फॉर्मूला निकाला तो हमने देखा कि ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है जो कि R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा एक चीज और बता दीजिए, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेन शीट थी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ की है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं नेगेटिवली चार्ज कर दूं तो एरो किधर होगा? अभी पॉजिटिव प्लेन शीट ली है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकाली दोनों तरफ, लेकिन अगर ये नेगेटिव होती तो सिर्फ एरो बदल जाते इनवर्ट, बस बाकी चीजें वैसी रहती। क्लियर है? बात लिख लीजिए।